गुड मॉर्निंग, नमस्कार। त्रिवेद IAS में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण न्यूज़ और आलेख हैं उनका विश्लेषण करेंगे। आज डे है 26 जुलाई। शुरुआत करते हैं हमारे फ्री मेंटोरशिप से, जिसके तहत डे 14 है आज हमारा। तो इसके अंतर्गत आपको GS 4 में पढ़ना है भारत के जो नैतिक विचारक और दार्शनिक हैं उनके योगदान को। GS पेपर 2 में आपको पढ़ना है प्रेशर ग्रुप और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा राजनीति में उनकी क्या भूमिका है इसको। प्रैक्टिस करने हैं आपको 10 MCQ, 2 मेंस के क्वेश्चन हैं, उनका आंसर राइटिंग करने का आपको अभ्यास करना है। जो आज की हमारी सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पावर कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया गया है। बात करते हैं इसका बैकग्राउंड है। तो देखिए, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो एक संकटग्रस्त प्रजाति है और वर्तमान में इसकी जो आबादी है वो लगातार घट रही है और वो 150 से भी कम हो गई है। इनका जो आवास क्षेत्र है वो तेज़ी से सिमट रहा है। विशेषकर जो राजस्थान और गुजरात का एक क्षेत्र है वहाँ पे ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड निवास करते हैं, लेकिन वहाँ पे आवास क्षेत्र है उसके सिमटने के कारण ये काफ़ी संकटग्रस्त हैं और विशेषकर यहाँ पे ओवरहेड पावर जो लाइन है उनसे टकराने के कारण इनका जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। तो इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2021 में एक आदेश दिया गया था कि जो भी वहाँ पे पावर लाइनें हैं उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाए, लेकिन उनकी आर्थिक व्यवहार्यता और अन्य जो तकनीकी समस्याएं थी उसके कारण 2024 में इस आदेश को संशोधित किया गया और एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई ताकि इस जो समस्या का समाधान किया जा सके। तो विशेषज्ञ समिति थी, इसने कुछ सुझाव दिए हैं कि पहला कि पावर कॉरिडोर का प्रस्ताव, कि जैसे इकोनॉमिक कॉरिडोर होते हैं वैसे एक पावर कॉरिडोर हो, जिसको राजस्थान में कहा है कि 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर और गुजरात में 1 से 2 किलोमीटर जो चौड़े जोन बनाए जाएं, ताकि इन एरिया में किसी प्रकार के जो इंडियन बस्टर्ड हैं है ना उनका निवास या आवास स्थल न हो। उद्देश्य क्या है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं वो ट्रांसमिशन लाइनों के जाल से निकलने में सुरक्षित मार्ग प्राप्त कर सकें। तो बात करते हैं कि जो GIB संरक्षण क्षेत्र है उनकी सीमाओं में क्या संशोधन की बात कही है जो कमेटी है इसने। तो इसने कहा है कि जो राजस्थान में जो प्राथमिक क्षेत्र है ना उसको बढ़ा के यानी लगभग 850 किलोमीटर अतिरिक्त जोड़ के ना 14,013 वर्ग किलोमीटर कर दिया जाए। दूसरी तरफ गुजरात है, वहाँ पे जो प्राथमिक क्षेत्र है उसको 500 से बढ़ा के 740 वर्ग किलोमीटर कर दिया जाए। इसके अलावा इसने पावर लाइनों के लिए बहुत सारी श्रेणीबद्ध निर्देश दिए हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसमें कितनी किलोवाट की लाइन है वो कैसे बिछाई जानी चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेनली जो ऊपर वाले हैं 2, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो प्राथमिकता क्षेत्र है ना, यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो लाइन बिछाने की है ना उस पर पाबंदी लगा दी गई है कि भविष्य में इसके लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लाया जाएगा। तो इसके लिए अध्ययन का सोर्स क्या रहा है, डेटा सोर्स क्या रहा है। तो देखिए, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और राजस्थान का जो वन विभाग है उसके द्वारा 2014 से ही उपग्रह के माध्यम से ट्रैकिंग की जा रही है, फील्ड सर्वे किए जा रहे हैं, उसके आधार पे डेटा संकलित किया गया है। इसके आधार पे जो GIB का एरिया है जहाँ पे वो निवास आवास करता है ना, उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला प्राथमिक क्षेत्र, यहाँ पे जो GIB है उसका नियमित निवास है और वो वहाँ पे प्रजनन करता है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की नए प्रोजेक्ट पे पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जो अतिरिक्त महत्वपूर्ण क्षेत्र वो संभावित क्षेत्र हैं उनको भी कैटेगराइज किया जाता है। तो अतिरिक्त महत्वपूर्ण क्षेत्र है वहाँ पे ये GIB है, ये कभी कभी उपयोग में यूज करता है इसका। संभावित क्षेत्र है कि ये भविष्य में आवास का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जो GIB है इनका नियमित उपयोग नहीं करते हैं। तो बात करते हैं कि इनका संरक्षित स्थल कहाँ पे है। देखिए, मेनली ये पाए जाते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क में। इसके अलावा राजस्थान में बहुत सारे क्षेत्र हैं जैसे सांकला कुचड़ी, साणु मोकला प्रेवारा, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है ना, यहाँ पे इनको प्राथमिकता प्रदान की गई है। अब समस्या की जड़ क्या है। तो देखिए, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है उसकी जो दृष्टि होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है, जिससे क्या है कि अक्सर वो जो पावर लाइनें होती हैं उनसे टकरा जाता है और इसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक तो है कि पावर जो लाइन है उनसे टकराने के कारण उसकी मृत्यु, इसके अलावा उनका शिकार किया जाता है, परभक्षण भी होता है। परभक्षण मतलब दूसरे जीवों के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है और आवास की हानि।
ये महत्वपूर्ण कारण है जिनके कारण उनकी जनसंख्या लगातार घटी है। अब मैप में हम देखने का प्रयास करते हैं कि किन किन एरियाओं में रहते हैं। देखिए, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो मेनली रहता है राजस्थान और गुजरात में। तो राजस्थान का जो ये एरिया है, ग्रेट जो डेजर्ट वाला है वो एरिया हो गया। इसके अलावा गुजरात का ये जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ पे रहते हैं। हालांकि इनका कुछ हिस्सा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा कर्नाटक में भी मिलेंगे आपको, है ना, कर्नाटक में मिलेंगे। थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में भी ये कुछ हिस्सा है। तो ये एरिया हैं जहाँ पे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो क्या सिर्फ राजस्थान गुजरात में? नहीं, वो महाराष्ट्र में भी मिलता है, कर्नाटक में मिलता है, आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा बहुत मिलता है। अब बात करते हैं इनके लीगल प्रोटेक्शन की। तो देखिए, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसके तहत इनको शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। तो इनको लीगल प्रोटेक्शन है किससे? हंटिंग से, यानी इनका शिकार नहीं किया जा सकता है। IUCN की जो लिस्ट है उसके अंतर्गत इन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल किया गया है। तो ये प्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं चोल साम्राज्य की लोकतांत्रिक परंपरा। वहाँ पे मतदान की एक अनूठी प्रणाली थी, कुडवोले प्रणाली। तो देखिए, चर्चा में क्यों है? देखिए, जो प्रधानमंत्री है वो यहाँ पे गए थे, है ना, वहाँ पे उन्होंने ये कुछ कहा है कि चोल साम्राज्य है उसमें लोकतांत्रिक परंपरा थी, वो काफ़ी मजबूत थी, तो इसीलिए चर्चा में। तो बात करते हैं हमारी पृष्ठभूमि की। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने चोल सम्राट जो राजेंद्र चोल प्रथम था उनके द्वारा बनाए गए जो बहुत पुराने मंदिर हैं उनके समक्ष ये टिप्पणी की कि जो चोल साम्राज्य है वो भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाला था। उन्होंने ये भी कहा है कि जो ब्रिटेन में का जो मैग्ना कार्टा है 1215 का, उससे भी पहले भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते थे, यानी उससे पहले से ही हमारे पास लोकतांत्रिक प्रणाली विद्यमान थी। तो ये प्री के लिए और मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बात करते हैं चोल शासन में लोकतंत्र की जड़ें। तो देखिए, एक आपने सुना होगा उत्तर मेरूर शिलालेख। तमिलनाडु का जो वर्तमान कांचीपुरम जिला है वहाँ पे उत्तर मेरूर गांव है, वहाँ पे शिलालेख मिले हैं। वहाँ पे दुनिया की जो प्रारंभिक औपचारिक चुनाव प्रणाली है वहाँ का वर्णन मिलता है। तो दुनिया की प्रारंभिक औपचारिक चुनाव प्रणाली का वर्णन सब कहाँ मिलता है? उत्तर मेरूर जो शिलालेख है वहाँ पे, जो कि कहाँ पे? तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में एक गांव है। बात करते हैं प्रशासनिक ढांचे की। तो देखिए, जो चोल था उसमें दो प्रमुख प्रशासनिक इकाइयाँ थी। पहला था सभा, जो कि ब्राह्मण बस्तियों के लिए थी। दूसरा था उर, जो कि गैर ब्राह्मण बस्तियों के लिए। तो ये इकाइयाँ केवल प्रतीकात्मक नहीं थी, बल्कि ये बहुत सारे नियंत्रण भी रखती थी, जैसे राजस्व पे, सिंचाई, मंदिर प्रबंधन, न्याय व्यवस्था में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वहाँ पे एक मतदान की अनूठी प्रणाली विद्यमान थी जिसको बोलते हैं कुडवोले प्रणाली। ये प्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। UPSC बहुत बार पूछता है कि कुडवोले प्रणाली का संबंध किससे है ना। तो ये है मतदान की एक अनूठी प्रणाली थी। इस प्रणाली में जो चुनाव वो निष्पक्षता और पारदर्शिता पर आधारित थे। जो योग्य उम्मीदवार होते थे उनके नाम ताड़पत्रों पर लिखे जाते और उन्हें मिट्टी के जो एक पात्र होता था जिसको बोला जाता था कुडवोले, उनमें डाल दिया जाता था। और फिर एक जो तटस्थ बालक होता था उसको सार्वजनिक रूप से उनमें से एक पर्ची या जो भी ताड़पत्र पर लिखा हुआ था उसको निकालने के लिए चुना जाता था। तो ये प्रक्रिया एक संयोग नहीं बल्कि नागरिक अनुष्ठान माना जाता था जिसमें सार्वजनिक सहमति और निष्पक्षता सुनिश्चित होती थी। इसके अंतर्गत वहाँ पे पात्रता और अपात्रता की भी शर्तें विद्यमान थी कि कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है। तो देखिए, पात्रता क्या थी कि 35 से 70 वर्ष की आयु होनी चाहिए, वेदों या प्रशासन का ज्ञान होना चाहिए, करियों की भूमि का स्वामित्व होना चाहिए उसके पास, अपराध या घरेलू हिंसा का कोई रिकॉर्ड नहीं। देखिए, उस समय भी कितना अच्छे से पात्रता एलिजिबिलिटी है वो रखी गई थी। वर्तमान में तो बहुत ही बुरी स्थिति है। ये जो है इनके सब विपरीत काम है वर्तमान में। फिर अपात्रता की बात करते हैं। तो ऋण न चुकाने वाले, अगर कोई ऐसा है जो ऋण नहीं चुका रहा है, शराबी है, वर्तमान पदाधिकारियों के नज़दीकी रिश्तेदार हैं, यानी भाई भतीजावाद को भी रोकने के लिए वहाँ पे
प्रावधान किए गए थे। तो इस प्रकार से देखें तो जो अपात्रता की शर्तें थी वो नैतिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थी और सार्वजनिक सेवाओं में नैतिक दृष्टि प्रस्तुत करती थी। तो आप जब एथिक्स का आंसर लिख रहे हो और वहाँ पे ऐसा आए तो आप ये यूज कर सकते हैं कि जो चोल साम्राज्य था वहाँ पे जो अपात्रता थी वो किसका दृष्टिकोण दर्शाती थी, नैतिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक सेवाओं में नैतिकता। इसके अलावा जवाबदेही की व्यवस्था भी की गई थी, जैसे वहाँ पे वार्षिक लेखा परीक्षण होता था, अनिवार्य ऑडिटिंग होती थी वहाँ पे। अगर कोई व्यक्ति धन का दुरुपयोग करता था या कर्तव्य में लापरवाही बरतता था तो उससे ये संभव था कि भविष्य में किसी पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए। बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे एक खजांची था, उसको भ्रष्टाचार के लिए बर्खास्त भी कर दिया गया था और उस पर जुर्माना भी लगाया गया था। इसके अलावा वहाँ पे विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली भी थी। वहाँ पे व्यापार संघ जैसे मणिग्रामम अय्यावले को अधिकार देने और स्थानीय सभाओं को सशक्त करने से चोलों ने व्यापार और शासन की वैधता को फैलाया। एक अनिरुद्ध कनिसेट्टी है ना है, उनके अनुसार ये प्रणाली केवल सैन्य विस्तार नहीं थी बल्कि स्थायी जो नागरिक ढांचा है उसको स्थापित करने की दृष्टि से विकसित की गई थी। बात करते हैं सांस्कृतिक सांकेतिक राज्य का उदाहरण, यानी चोल है वो सांस्कृतिक और सांकेतिक राज्य का उदाहरण है। देखिए जैसे राजेंद्र चोल है, उनके द्वारा गंगा से जल लाकर अपनी राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम था, वहाँ पे गंगा जलमय जल स्तंभ की स्थापना की गई थी। तो ये एक तरीके से केवल विजय का प्रतीक नहीं था बल्कि राजनीतिक संदेश और धार्मिक वेदता का भी प्रतीक था। बात करते हैं इसकी सीमा और आलोचना की। देखिए जिस तरीके से चोल की जो प्रशंसा की जाती है वैसा नहीं है, उसकी बहुत सारी सीमाएं भी हैं। तो देखिए जो ये प्रणाली थी वो आधुनिक अर्थों में देखें तो वो समतावादी नहीं थी, क्योंकि देखिए स्त्रियां थी, श्रमिक वर्ग था, भूमिहीन जो लोग थे उनको इस प्रणाली से बाहर रखा गया था। हालांकि जैसे इतिहासकार हैं एक सेन वो कहते हैं कि ये व्यवस्था सिर्फ समुद्री विजय नहीं है बल्कि प्रशासनिक संकेतों और लोकतांत्रिक सोच की अग्रदूत थी। तो एक ये क्वेश्चन है, आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। तो देखिए भारत की प्राचीन सभ्यतागत परंपराओं में लोकतंत्र की जड़ें निहित थी। चोल साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन मॉडल के उदाहरण के साथ इस कथन की विवेचना कीजिए। तो देखिए आपको क्या दर्शाना है कि प्राचीन जो सभ्यगत परंपरा थी उसमें लोकतंत्र की जड़ें विद्यमान थी, यानी कि जो लोकतंत्र है वो हमारे प्राचीन काल से ही विद्यमान था। और आपको इस विशेष कर चोल साम्राज्य का जो स्थानीय स्वशासन मॉडल है उसका उदाहरण लेते हुए इसकी विवेचना करनी है, यानी आपको इसके पक्ष में भी तर्क देने हैं और इसकी सीमाएं भी बतानी है, जैसे यहाँ पे हमने ऊपर देखी थी सीमाएं। बात करते हैं अगली न्यूज़ की, भारत में चीतों की पुनर्स्थापना परियोजना। तो हालिया प्रगति क्या हुई है और इसमें कूटनीतिक चुनौतियाँ क्या हैं। देखिए भारत ने पिछले 2 वर्षों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो चीता हैं वो लाए गए थे, विशेषकर कहाँ से, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, केन्या से। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे मुद्दे उत्पन्न हो गए हैं जिसके कारण ये चर्चा में है। तो देखिए अभी तक भारत में 20 चीते लाए गए हैं। 2022 में 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से और 2023 में दक्षिणी अफ्रीका से लाए गए थे 12 चीते। और इनको कहाँ पे रखा गया था, जो कुनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश वहाँ पे। तो आपको कुनो नेशनल पार्क है उसकी जो लोकेशन है वो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। इसके अलावा इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ हैं, कोई स्पेशल परियोजना तो नहीं है, कोई वहाँ पे बांध तो नहीं बना हुआ है, वो सब आपको स्टडी कर लेना है, प्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वर्तमान स्थिति और बाधा की बात करें तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के साथ गतिरोध चल रहा है जब से नई जो सरकार वहाँ पे बनी है। बोत्सवाना है वहाँ पर भी इशू हैं। देखिए बोत्सवाना की सरकार ने कहा है कि हम वो 4 चीते देने को तैयार हैं, लेकिन देखिए जो मध्य प्रदेश सरकार थी उसने घोषणा की थी कि हम 8 चीते बोत्सवाना से लाएंगे, लेकिन उनमें से जो 4 जो मई तक आने थे वो अभी तक नहीं आए हैं। केन्या के साथ सहयोग की बात करें तो देखिए केन्या के साथ ऐसा कहा जा रहा है कि जो केन्या के साथ संबंध हैं वो दीर्घकालिक सहयोग क्षमता निर्माण के संदर्भ में है, तत्कालिक ट्रांसलोकेशन के संदर्भ में, विशेषकर ये चिता की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे MOU पर भी हस्ताक्षर की योजना है। बात करते हैं मेन जो हमारे लिए यहाँ से आ जाता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है प्री के लिए। तो देखिए परियोजना संचालन और रणनीतिक परिवर्तन क्या है।
गांधी सागर अभयारण्य की योजना क्या है? देखिए पहले क्या है, कुनोस जो नेशनल पार्क था वहाँ पर ही जो मैक्सिमम चीता हैं वो लाए गए, लेकिन अब क्या है कि वहाँ से गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे स्थानांतरित किया करने की योजना है, ताकि जो नए चीते अगर आते हैं तो उनको कुनों में जगह मिल सके। अब भारत अन्य देशों के से भी विकल्प खोज रहा है ताकि नए चीते लाए जा सकें। तो एक स्टीयरिंग कमेटी थी, उसने कहा था कि हम केन्या, तंजानिया, सूडान वहाँ से भी चीते ला सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कोई औपचारिक व्यवस्था शुरू नहीं हुई है। तो क्या कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है ना, उसके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये तारीख तय करने में, लॉजिस्टिक तय करने में समन्वय की भूमिका निभा रहा है, साथ ही बातचीत पूरी करने के प्रयास में भी ये सहयोग कर रहा है। मध्य प्रदेश वन विभाग है वो लगातार कूटनीतिक संवाद है उसमें भागीदारी निभा रहा है। तो ये आपका न्यूज़ है। इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन ऊर्जा की। हाइड्रोजन एनर्जी है, ये लगातार यूपीएससी पूछता रहता है, प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये चर्चा में क्यों है? देखिए भारत ने जो रेलवे है उसने हाइड्रोजन ऊर्जा से संचालित जो ट्रेन है उसका परीक्षण किया है, जो कि सफल रहा है, और अधिकांश देशों में अभी ये मतलब रिसर्च हो रही है, पूर्णतः ये शुरू नहीं हुआ है। तो हाइड्रोजन एनर्जी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम इसका बेसिक देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए एक ये वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन है। हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण या रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से इसे प्राप्त किया जाता है। तो ये ऊर्जा होती है वो कार्बन उत्सर्जन से मुक्त होती है और पर्यावरण के अनुकूल होती है। तो इसकी बात करते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। देखिए एक तो ये क्लीन एनर्जी होती है, क्योंकि देखिए इससे जो उत्पादन निकलता है वो क्या होता है? पानी। तो याद रखिए कि केवल पानी, यूपीएससी ने बहुत बार इसको पूछा है प्री में, जिससे ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती हैं। फिर बात करते हैं उच्च ऊर्जा घनत्व की। हाइड्रोजन में प्रति किलोग्राम ईंधन है उसमें अन्य जो परंपरागत ईंधन है उनके तुलना में कई गुना अधिक ऊर्जा होती है, यानी ऊर्जा घनत्व इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है और बहुउपयोगी है। आप इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में कर सकते हैं, वाहनों के ईंधन में उपयोग हो सकता है, औद्योगिक प्रक्रियाओं में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए हाइड्रोजन ऊर्जा है वो कई प्रकार की होती है, वो किसके आधार पर होती है? उनका सोर्स, जिस सोर्स से वो मतलब उत्पन्न की गई है उसके आधार पर। तो आपने अलग अलग वर्ड सुने होंगे, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन। तो ये आपको याद रखना, यूपीएससी पूछ सकता है और स्टेट पीएससी हैं वहाँ पर तो पूछा जाता ही है। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? मतलब जो ऊर्जा की प्राप्ति हुई है वो क्लीन एनर्जी के माध्यम से हुई है। तो क्लीन जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, उनके माध्यम से पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है और फिर उससे हाइड्रोजन प्राप्त की जा रही है। तो ये सबसे स्वच्छ है, क्लीन है। फिर आती है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं? देखिए इसमें प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है, सौर और पवन ऊर्जा का नहीं, यानी नवीकरणीय ऊर्जा नहीं, प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें जो CO2 निकलती है उसको कैप्चर कर लिया जाता है, तो तुलनात्मक रूप से ये बेहतर है। फिर आता है ग्रे हाइड्रोजन। तो ये प्राकृतिक गैस से तो प्राप्त होती है, लेकिन इसमें CO2 को कैप्चर नहीं किया जाता है, इसलिए इसको ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। और ये होती है प्रदूषणकारी, यानी ग्रे हाइड्रोजन है वो प्रदूषणकारी है, ब्लू हाइड्रोजन है वो प्रदूषणकारी यानी ग्रे हाइड्रोजन है उसकी तुलना में थोड़ी बेहतर है, और ग्रीन हाइड्रोजन है वो सबसे क्लीन है। बात करते हैं भारत में हाइड्रोजन ऊर्जा के लिए पहले क्या की है। तो आपको पता होगा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, जो कि 2023 में शुरू किया गया। इसका लक्ष्य क्या है कि 2030 तक 5 MMT जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका उत्पादन करना। इसके लिए काफ़ी अच्छा बजट आवंटन भी किया गया, और हाल ही में जो किया गया है रेलवे में हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना। तो ये चेन्नई में एक फैक्ट्री है, वहाँ पे हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण हुआ है। तो ये न्यूज़ है। इसके बाद में बात करते हैं भाषाई असहिष्णुता और भारत की एकता को खतरा। देखिए भाषाई असहिष्णुता को लेके हम 2-3 पहले भी आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। आज थोड़ा जल्दी इसको देख लेते हैं, कुछ इसमें अलग से कुछ पॉइंट्स मिले हैं। तो देखिए पृष्ठभूमि की बात करें तो मुंबई, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ तक कि दिल्ली में भी भाषाई जो कट्टरता है वो देखने को मिली है। तो देखिए जो लेखक है उनका कहना है कि जो ये प्रवृत्ति है भाषाई कट्टरता की, ये राजनीतिक अलगाववाद नहीं है, क्या है, ये भारत की राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करने वाली स्थिति है। जो लेखक है इसको क्या कहते हैं? सॉफ्ट सेडिशन कहते हैं, यानी कि मुलायम देशद्रोह। वो कहते हैं कि ये सांस्कृतिक दबंगई, शाब्दिक हिंसा और दैनिक भेदभाव है उसके माध्यम से होता है। तो नई शिक्षा नीति और भाषाई तनाव की बात करते हैं।
तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें 3 भाषा सूत्र की व्यवस्था की गई है, जिसमें 2 भारतीय भाषाएं और 1 विदेशी भाषा जैसे अंग्रेजी। हालांकि जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पे इसे हिंदी थोपने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। संवैधानिक दृष्टिकोण की बात करें तो भारत का संविधान है वो हर नागरिक को देश में कहीं भी रहने, काम करने और अपनी भाषा बोलने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14, 19, 21 को अगर हम समग्र रूप से देखें तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बिहारी, कोई यूपी वाला, ऐसा नहीं होता है। क्या है कि कोई बिहारी वो बेंगलुरु में या मणिपुर में, मुंबई में बाहरी नहीं है, बल्कि क्या है वो एक भारतीय नागरिक है। तो यानी कि कोई भी है वो अलग किसी राज्य में जाता है तो वो अपने स्टेट की पहचान नहीं है, बल्कि क्या है वो एक भारतीय नागरिक है। राज्य भाषाओं के मालिक नहीं है, बल्कि भाषाएं हमारी क्या है, साझा संसाधन है। तो भाषा पर आधारित नफरत के प्रभाव क्या है? देखिए, एक तो आंतरिक जो प्रवास होता है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो श्रमिक होता है वो डरते हैं दूसरे राज्य में जाने से। इसके अलावा शिक्षा, नौकरी, मकान, वहाँ पर भी भेदभाव देखा जाता है। इससे लोगों की जो भारतीयता की जो पहचान है वो सिकुड़ रही है। तो बात करते हैं सॉफ्ट सेडिशन और नया आपराधिक कानून है, यानी जो BNS 2023 है उसमें क्या प्रावधान है। तो भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 क्या कहता है कि भाषा के आधार पर हिंसा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा माना जाएगा। धारा 152 कहती है कि विचारधारा आधारित विभाजन देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध एक अपराध होगा। तो अब समाधान और सुझाव क्या हो सकते हैं कि देखिए, एक राष्ट्रीय भाषाई सद्भाव मिशन है वो शुरू किया जा सकता है। साथ ही गृह मंत्रालय को स्पष्ट करना चाहिए कि भाषा के आधार पर गाली गलौज करना, ट्रोलिंग करना एक अपराध है। राजनीतिक दलों को भी भाषा आधारित जो नफरत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है उसके लिए उनको जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि संवैधानिक जो मूल्य हैं उनकी रक्षा हो सके। बात करते हैं भारत अमेरिका डिजिटल टैक्स विवाद की। तो इसमें कुछ कानूनी और व्यापारिक पृष्ठभूमि है, उसकी बात करते हैं। आपने एक नाम सुना होगा गूगल टैक्स या डिजिटल टैक्स, जिसको भारत में इक्विलाइजेशन लेवी भी बोलते हैं। इक्विलाइजेशन लेवी, गूगल टैक्स और डिजिटल टैक्स, ये तीनों एक ही नाम है। तो देखिए, भारत में इसे 2016 में पेश किया गया था। उद्देश्य क्या था कि जो भी विदेशी डिजिटल कंपनियां हैं जो भारत में बहुत सारे उत्पाद बेच रही हैं, है ना, उन पे टैक्स लगाना ताकि उनसे राजस्व एकत्रित किया जा सकते हैं। तो शुरुआत में इसे सिर्फ डिजिटल कंपनियां थी जैसे गूगल, फेसबुक, उन्हीं पे लगाया गया था। लेकिन 2020 में इसका और विस्तार कर दिया जाता है और जो ऑनलाइन विज्ञापन है और ई-कॉमर्स सेवाएं हैं उन पर भी इसको लागू कर दिया गया। लेकिन इससे क्या हुआ कि देखिए, ये जो कंपनियां मेनली ये अमेरिका बेस्ड है, तो अमेरिका की जो डिजिटल कंपनियां वो इससे असंतुष्ट हो गई और इसे भेदभावपूर्ण कर नीति मानती हैं। तो प्रमुख विवाद का मुद्दा क्या है? देखिए, अमेरिका ने हाल ही में प्रस्ताव दिया है। अमेरिका क्या चाहता है कि भारत है वो जो इक्विलाइजेशन लेवी है या जैसे डिजिटल टैक्स हैं उनको हटा दे। लेकिन अमेरिका है वो अपने ऊपर ऐसा कोई कानूनी बाध्यता नहीं चाहता है कि वो ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाएगा। तो एक तरीके से ये इसको बोला जाता है एक तरफा प्रतिबद्धता की बात कर रहा है अमेरिका। तो जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि अगर डिजिटल कराधान है भारत का वो एक संप्रभु अधिकार है और व्यापार समझौते के दायरे में अगर इसको लाया जाता है तो ये भारत की जो नीति निर्माण की जो संप्रभुता है या जो स्वतंत्रता है उसको कमज़ोर करेगा। तो भारत के आर्थिक हितों की बात करें तो भारत है वो अमेरिका को IT और डिजिटल सेवाओं का निर्यात करता है और भारत की सेवाओं की कुल निर्यात में जो अमेरिका की हिस्सेदारी है वो बहुत अधिक है। यदि इस प्रकार का जो डिजिटल टैक्स है उसको हटाया जाता है तो भारत का राजस्व और व्यापारिक हित वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। हाल ही की घोषणा की बात करें तो मार्च 2025 में भारत सरकार ने जो फाइनेंस बिल 2025 था उसमें संशोधित करके जो इक्विलाइजेशन लेवी या गूगल टैक्स अभी लग रहा है 6% है ना, उसको 1 अप्रैल 2025 से हटाने का प्रस्ताव रखा। तो इससे अमेरिका को ये संकेत मिला कि भारत है वो टैरिफ कम करने को तैयार है। बात करते हैं चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम निर्माण की। भारत की रणनीति को पर्यावरण चिंता है। इस आर्टिकल को भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बात करते हैं भारत की चिंता, भाव प्रभावित होने का जोखिम। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश का इसमें क्या दृष्टिकोण है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो इसको क्या कह रहे हैं, एक जल बम कह रहे हैं, अस्तित्वगत खतरा बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर चीन एक तरफा पानी छोड़ता है तो पूरी सियांग घाटी है वो तबाह हो सकती है। देखिए, जब आप अपना आंसर लिख रहे हो तो आप इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। किसको? कि अगर चीन एक तरफा पानी छोड़ता है तो इससे पूरी जो सियांग घाटी है वो तबाह हो सकती है और लंबे समय में ब्रह्मपुत्र और सियांग सूख सकते हैं, यानी ड्राई हो सकते हैं। तो
जो ये वर्ड हैं कि किसने क्या कहा, इनको छोड़ के आप डायरेक्टली जो फैक्ट है उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा कि बाढ़, भूस्खलन और भूकंप और डैम फेलियर की आशंका भी हो सकती है। असम के मुख्यमंत्री के क्या दृष्टिकोण है, तो वो कह रहे हैं कि हमें तत्काल चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें जो जल आता है उस पर चीन केवल 30 से 35% ही योगदान देता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी में जो अन्य जल मिलता है वो भूटान से, अरुणाचल प्रदेश से, असम से मिलता है। उन्होंने कहा कि कम जल प्रवाह है, अगर मान लीजिए चीन ने जो डैम बनाए हैं उससे जल प्रवाह कम होता है तो भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी में लगातार बाढ़ आता है तो उससे बाढ़ नियंत्रण में मदद मिल सकती है। तो ये एक पॉजिटिव सेंस बता रहे हैं। बात करते हैं राजनीतिक जोखिम और भू राजनीतिक चिंता की। तो देखिए, भविष्य में चीन ऐसा कर सकता है कि इसका उपयोग सैन्य उपयोग के लिए कर सकता है, विशेषकर जैसे भारत पाक संघर्ष की स्थिति में, और वह जल को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके संभावित समाधान और भारत की तैयारी की। तो इनको तो आप अच्छे से रट सकते हैं, आप किसी में भी यूज कर सकते हैं अगर कोई विवाद आता है जल को लेके। तो पहला है कि वैज्ञानिक और रणनीतिक उपाय किए जाने चाहिए। चीन की योजना का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाना चाहिए और प्रीएम्प्टेटिव क्षमता का निर्माण किया जाना चाहिए। ऊपरी जो सियांग परियोजना है उस एक बफर के रूप में कार्य कर सकती है, लेकिन पर्यावरण विरोधी के कारण इसका कार्य अभी धीमा है। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित रणनीति क्या हो सकती है, तो जो अंदरूनी जल मार्ग हैं उनका विकास, ताकि अतिरिक्त जो जल है उसको नियंत्रित किया जा सके। राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण है, उसने ब्रह्मपुत्र को गंगा बेसिन से जोड़ने तो 2 लिंक परियोजनाएं प्रस्तावित किए हैं जिसको लागू कर सकते हैं। राजनयिक प्रयास की बात करें तो चीन है वो हाइड्रोलॉजिकल डेटा और परियोजना से जुड़ी जानकारी साझा करने की मांग की जा सकती है। भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे निचले जो प्रभावी पड़ोसी देश हैं उनके साथ आपदा चेतावनी और जल प्रबंधन पर संयुक्त प्रोटोकॉल विकसित किया जा सकता है। तो आज का डिस्कशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।